Hello everyone, we are here with the series of polity from लक्ष्मीकांत. So I will request you all कि आप लोग सब लोग एक लक्ष्मीकांत की बुक अपने पास रखें so that you will be able to correlate with me whatever I am just explaining it. Whichever part I will be explaining, you will be able to correlate with me. Okay, we will be starting with the making of the constitution, the very first chapter. Not the very first chapter, the first chapter is the historical background. So हम लोग start करेंगे second chapter से, that is the making of the constitution, and some of the topics that are written on the screen will be dealt. Okay, so we will be starting with the demand for the constituent assembly. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो किसने रखी थी? सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड 1934 में M.N. रॉय ने रखी थी. ठीक है, हमें बस क्रोनोलॉजिकल वे में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन ने किस किस तरीके से डिमांड रखी थी. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखा था डिमांड कि हमें एक फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होना चाहिए, एक असेंबली बननी चाहिए उसके लिए. 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने लिख रखा था इस डिमांड को कि हमें फ्री इंडिया के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. फाइनली जो ये डिमांड जो थी ये एक्सेप्ट की गई थी इन अगस्त ऑफर. 1940 में अगस्त ऑफर आया था जिसमें कि ये डिमांड एक्सेप्ट की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए, लेकिन वो कब बनेगी इसका ऐसा कोई फ्रेम नहीं बताया गया था. बस उन लोगों ने ये बोला कि हम लोग इसको अडॉप्ट करेंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, बट फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आखिरकार बनी वो किसके प्लान की वजह से बनी थी? क्या वो अगस्त ऑफर की वजह से बनी थी? नो, इट वॉज नॉट फ्रॉम द अगस्त ऑफर. फाइनली जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली जब बनी थी वो थी कैबिनेट मिशन के प्लान से बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कैबिनेट मिशन 1946 में आया था एंड 1946 में कैबिनेट मिशन के प्लान से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्लान से आखिरकार 1946 में बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. 1946 में पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी. ठीक है, अब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेट मी टेल यू ऑल. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी दैट वाज 389, और ये जो 389 था इसका डिवीज़न कैसे था? इसमें 296 जो सीट्स थी दैट वाज अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया. ओके, एंड जो 93 सीट्स थी दैट वाज अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, दिस वाज सच एन अलोकेशन. अब ये जो 296 था, अब इस 296 का क्या डिवीज़न था जिसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो किससे आते थे? 292 मेंबर्स जो थे वो 11 गवर्नर प्रोविंस से आते थे. जो गवर्नर जहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे, हमें पता है कि बंगाल प्रोविंस में गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास में होते थे, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे थी वहाँ पे गवर्नर जहाँ पे रूल करते थे. तो 292 मेंबर्स वो 11 गवर्नर प्रोविंस से आते थे एंड जो रेस्ट 4 मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से आते थे. ठीक है, CCP आई एम राइटिंग फॉर इट. ठीक है, अब ये जो डिवीज़न था 389 का डिवीज़न, 296 एंड 292 का डिवीज़न, आखिर ये डिवीज़न स्टार्ट कैसे हुआ था? इस डिवीज़न को किस रेशियो में डिसाइड किया गया था कि इस प्रोविंस से इतने लोग आएंगे, इस प्रोविंस से इतने लोग आएंगे? ये चीज़ आखिरकार की कैसे गई थी? तो इसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली इसमें रेशियो लिया गया था. 1:10 लाख का रेशियो था. ओके, might be this ratio can be asked in any of the PCS examination, so you need to know this ratio कि ये जो रेशियो था ये पॉपुलेशन के बेसिस पे ये रेशियो लिया गया था. ओके, now the seats were divided among 4 provinces. Basically it was 3 province, Muslim, Sikh and General. These 3 provinces were there जिसमें कि वो पूरे सीट्स जो थे वो डिवीजन हुआ था. That was Muslim first, second that was Sikh एंड दैट थर्ड वॉज जनरल. और इस जनरल प्रोविंस में सारे लोग आते थे, जो भी मतलब बचे जो जितने भी कम्युनिटीज़ थी वो सब लोग आते थे इस जनरल प्रोविंस में. ओके, एंड ये जो भी
जो भी ये डिवीज़न हुआ था ये सब पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवीज़न हुआ था, कहाँ पे किसकी कितनी पॉपुलेशन है। तो मुस्लिम से तो हमें ये अच्छे से पता चल रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, सिख से तो अच्छे से पता चल रहा है कि सिख कम्युनिटी, और जनरल कैटेगरी में वो सारे लोग होते थे जो कि मुस्लिम और सिख कम्युनिटी को हटा करके जितनी भी कम्युनिटीज़ बची वो सारे जनरल कैटेगरी में आ जाते थे। ओके, एंड इस टाइम पे किस टाइप का इलेक्शन चलता था? क्या उस टाइम पे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज चलता था? क्या मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस होते थे? नहीं, उस टाइम पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये मेथड ऑफ इलेक्शन का था। ओके, इस मेथड से इलेक्शन हुआ करता था, ठीक है। एंड जो भी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट से कैसे नॉमिनेशन होता था? उसके जो हेड्स होते थे वो नॉमिनेट करते थे, ठीक है। बेसिकली यही आपका मेन डिवीजन था, मेन कॉम्पोजिशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। So we can say that whether the Constituent Assembly was a elected body or a nominated body. So you comment down in the comment section, you write down in the comment section whether it was a elected body or a nominated body or a partly elected or a partly nominated body. Okay, I'll just want to see that who knows all these answers to these questions. Okay, so what was the result? जब सबने पार्टिसिपेशन किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए तो रिज़ल्ट आखिर था क्या? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने INC ने 208 सीट्स जीते थे, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीते थे, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वर द 15 सीट्स जो कि इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट्स गॉट द 15 सीट्स दैट वर इंडिपेंडेंट। ओके, they were independent, and 93 seats that were allotted to the princely states which were not filled and they were to be decided by the constituent assembly. Okay, in July August 1946 के टाइम पे ये elections हुए थे। Okay, सारे जो members थे उन लोगों ने participate किया था, कुछ ने नहीं भी पार्टिसिपेट किया था, कुछ मुस्लिम लीग वालों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट मेजॉरिटी इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स को कॉन्कर किया था। नाउ वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट। तो आखिर वर्किंग कैसे स्टार्ट हुई थी? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग दैट वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी, बट मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया था। मुस्लिम लीग डिडंट अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट क्यों किया था? बिकॉज दे वर फॉर इन फेवर ऑफ पार्टीशन। उन्हें पार्टीशन चाहिए था, उन्हें पार्टीशन के अलावा वो दूसरी चीज़ों पे मान ही नहीं रहते। उन्हें बस ये था कि मुझे अपना एक सेपरेट प्रोविंस चाहिए, वो भी रिलीजन के बेसिस पे। रिलीजन वाज द बेसिस। तो पहली जो मीटिंग हुई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इसको कितने मेंबर्स ने अटेंड किया? दैट वाज 211 मेंबर्स। सो आउट ऑफ 396 दैट वाज 211 मेंबर्स ओनली अटेंडेड द मीटिंग। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हु विल बी प्रिसाइडिंग द मीटिंग वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, डॉक्टर Rajendra Prasad was elected as the president of the assembly. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो पहली मीटिंग के लिए हुए थे बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्हें प्रेसिडेंट माना गया था असेंबली का, और HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी इनको वाइस प्रेसिडेंट माना गया था। ओके, so who was the president and who was the vice president? I think it is very clear to you all that Dr. Rajendra Prasad was the president. Dr. Rajendra Prasad was the president and VT Krishnamachari plus HC Mukherjee were the vice president. Okay. So today we will be studying the 3 topics only, so that
आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो एंड आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में भी आए. सो वी हैव डेल्ट विथ 3 टॉपिक्स: डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, composition and working of the constituent assembly. In the next video we will be dealing about objective resolution, committees of the constituent assembly and enactment as well. So I think in the next two videos I'll be completing your second chapter of polity Lakshmikant. Okay, thank you so much.